नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है। काला पत्थर नामक पहाड़ी गांव जो जंगलों से घिरा हुआ है। यह गांव सुदूर हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है, जहां सर्दियों के मौसम में ठंड और धुंध ने हमेशा अजीब रहस्य और खौफनाक किस्सों को जन्म दिया है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और यह भी बताना कि आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रवि गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव काला पत्थर आता है। यह गांव पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है और इस गांव की हर गली, हर मोड़ पर पुराने खौफनाक किस्से बसे हुए हैं। उसके नाना के समय में यह गांव बहुत बड़ा और संपन्न था, लेकिन समय के साथ यहाँ के लोग धीरे धीरे डर के कारण गांव छोड़ने लगे। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर है जिसे काला पत्थर मंदिर कहते हैं। मंदिर के पास एक सूखा हुआ कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह श्रापित है। रवि बचपन से इस कुएं के बारे में डरावनी कहानियां सुनता आया है, लेकिन उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। रवि और वीरू एक दिन पुराने मंदिर के पास जाते हैं। वहां वीरू का ध्यान मंदिर के पीछे लगे विशाल पेड़ की ओर जाता है, जिस पर नीरा अक्सर घंटों बैठी रहती है, किसी अज्ञात चीज से बात करती हुई। जब वीरू नीरा को बुलाने की कोशिश करता है तो वह गहरे अंधकार में देखते हुए एक अजीब सी आवाज निकालती है जो किसी औरत की चीख जैसी होती है। रवि और वीरू इस बात को नजरअंदाज कर चले जाते हैं, लेकिन उसी रात रवि को अजीब सपने आने लगते हैं। सपने में वह खुद को पुराने कुएं के पास खड़ा पाता है और कुएं से एक परछाई उसे खींचने की कोशिश करती है। अगले दिन गांव के कुछ लोग उसे बताते हैं कि चाची तारा ने कहा है कि काला पत्थर की आत्माएं जाग गई हैं। रवि, वीरू और कुमारन चाची तारा से मिलने जाते हैं। वह बताती हैं कि कई साल पहले इस गांव के राजा ने कुछ बेकसूर लोगों को काला पत्थर के मंदिर के पास जिंदा दफन कर दिया था। उन आत्माओं ने गांव पर श्राप लगाया था और यह कुआं उन आत्माओं की कैद है। अब नीरा उन्हीं आत्माओं की गिरफ्त में है और अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो गांव के और बच्चे गायब होने लगेंगे। रात को रवि को फिर से वही डरावने सपने आते हैं। इस बार सपने में वह देखता है कि नीरा मंदिर के पास खड़ी है और उसके पीछे एक छाया उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। जब वह नीरा को बचाने की कोशिश करता है तो वह छाया अचानक से एक औरत का रूप ले लेती है, काली आंखों और लंबे नाखूनों वाली आत्मा, जिसे देखकर रवि की चीख निकल जाती है। अगली रात चाची तारा और कुमारन मिलकर एक योजना बनाते हैं कि किस तरह से मंदिर के पास आत्माओं की कैद को तोड़ा जाए। रवि, वीरू और गांव के कुछ लोग रात को मंदिर जाते हैं और वहां पुरानी आत्माओं की मुक्ति का अनुष्ठान शुरू होता है। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, नीरा पेड़ से कूदकर कुएं की ओर दौड़ पड़ती है। रवि उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक परछाई उसे अपने पंजे में जकड़ लेती है। वीरू और रवि दोनों आत्मा से संघर्ष करते हैं और आखिरकार कुमारन की मदद से आत्माओं को शांत किया जाता है, लेकिन नीरा को बचाने में वे असफल रहते हैं। नीरा की मृत्यु के बाद गांव में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है, लेकिन उस रात की खौफनाक यादें कभी किसी के दिल से मिट नहीं पाती। रवि गांव छोड़ने से पहले आखिरी बार मंदिर के पास जाता है और उसे महसूस होता है कि वहां अब भी कोई उसे देख रहा है। वह जल्दी से वहां से चला जाता है और उसकी यादों में काला पत्थर गांव
हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाता है। दोस्तों, यह थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वेदांत हर गर्मियों में अपने चाची आशा के साथ उनके मायके छोटे से गांव कृष्णपुर जाता था। वहां एक पुराना मंदिर था जिसे कालिका मंदिर कहा जाता था। मंदिर के पास ही एक गहरी अंधेरी बावड़ी थी जिसे गांव वाले कालिका की बावड़ी कहते थे। यह बावड़ी सैकड़ों साल पुरानी थी और इसके बारे में कई भयानक कहानियां सुनने को मिलती थीं। गांव वालों का कहना था कि इस बावड़ी में कई सालों से लोग गायब हो रहे थे और जो कोई भी रात में बावड़ी के पास जाता था वह कभी वापस नहीं आता। वेदांत ने भी अपने नाना नरेश से इस बावड़ी के बारे में सुना, पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब जब वह 17 साल का हो चुका था, उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। उसे जानना था कि आखिर इस बावड़ी का रहस्य क्या है। एक दिन वेदांत ने अपने नाना से पूछा कि आखिर इस बावड़ी का क्या रहस्य है। नाना ने उसे बताया कि कई साल पहले इस गांव के राजा ने इस बावड़ी और मंदिर का निर्माण कराया था, पर एक दिन राजा की बेटी राधिका इस बावड़ी में गिरकर मर गई और तब से बावड़ी में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का मानना था कि राधिका की आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो कोई भी वहां जाता है उसे वह अपनी दुनिया में खींच लेती है। वेदांत की उत्सुकता ने उसे बावड़ी के रहस्य को जानने पर मजबूर कर दिया। उसने एक योजना बनाई। उसके पास एक पुराना स्मार्टफोन था जिसे उसने छुपाकर बावड़ी के पास रख दिया ताकि वह वहां होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड कर सके। वह रात में वहां जाकर फोन छोड़ आया और अगले दिन जब उसने वीडियो चेक किया तो उसे कुछ अजीब दिखा। कुछ लोग एक लड़की को जबरन बावड़ी की तरफ ले जा रहे थे। उस लड़की की चीखें वीडियो में साफ सुनाई दे रही थीं। वेदांत को अगले दिन गांव में पता चला कि एक गरीब घर की लड़की गायब हो गई थी और उसकी लाश बावड़ी में मिली थी। उसने तुरंत अपने पिता, जो कि पुलिस अधिकारी थे, को बुलाया और फोन में रिकॉर्ड की गई फुटेज दिखाई। पुलिस जब गांव पहुंची और फुटेज की जांच की तो पता चला कि गांव के प्रधान और उसके कुछ साथी इस बावड़ी के रहस्य के पीछे थे। वे कई सालों से गरीब लड़कियों का अपहरण कर उन्हें बेच रहे थे और विरोध करने पर उनकी हत्या कर उनके शवों को बावड़ी में फेंक देते थे। पर यह सच्चाई सामने आने के बाद भी वेदांत का मन शांत नहीं था। उसे लग रहा था कि कुछ तो अब भी छिपा हुआ है। एक रात वेदांत खुद बावड़ी के पास गया, यह जानने की क्या सचमुच राधिका की आत्मा अब भी वहां है। जैसे ही वह बावड़ी के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तभी एक परछाई ने उसे पकड़ लिया। वह परछाई कोई और नहीं बल्कि राधिका की आत्मा थी, जो अब भी न्याय की मांग कर रही थी। उसकी मौत स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि उसे मारकर बावड़ी में फेंक दिया गया था। वेदांत समझ गया कि राधिका की आत्मा तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक असली अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी। वेदांत ने पुलिस को इस बारे में बताया और अंत में असली सच्चाई सामने आई कि राधिका की हत्या भी गांव के पुराने प्रधान ने ही की थी। प्रधान और उसके साथी सभी गिरफ्तार हुए और राधिका की आत्मा को शांति मिल गई। बावड़ी को बंद कर दिया गया और गांव वालों ने एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थीं आज की कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त सचिन जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।